इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। और भैया जय विज्ञान भी। बिल्कुल। देखा विज्ञान का प्रयोग तो अब कृषि का एक अंग बन गल बा। बिल्कुल बिल्कुल। बिना तकनीक का हाँ। कृषि में कोनो काम हो ही नहीं सका। बिल्कुल। तो एक साथ साथ जय अनुसंधान भी जोड़ देहल जाए तो भैया हम लोगन सकारात्मक ही रहल जाई। बिल्कुल नया नया प्रयोग प्रत्येक दिन खेती किसानी में होता। चूंकि देखा मजदूरी और मजदूर का इतनी समस्या हो गई कि नई नई तकनीक अगर न आई तो खेती का काम जौन बा न हो पाई। देखें अगर खेती का काम हम लोगन करत हई, ए समय धान का कटाई उटाई होता। देखें कहीं कहीं धान पकत भी है, कहीं अभी निकला था, कहीं कटाई शुरू हो गई बा। ऐसने में हाँ। जहाँ अपन पंच भैया लोग, किसान भैया लोग अगर हार्वेस्टर से माने धान का कटाई करवावत हुआ तो थोड़ा सा ध्यान देवे वाली बात ई बा कि देखें जौन भी फसल का अवशेष बा यानी पराली बा ओकर उचित प्रबंधन करें। चूंकि अपन किसान भैया लोग का करना कि पराली के जलाए देना। हाँ। तो उनके जलावे के न चाहिए। देखें अगर फसल अवशेष बा तो उसे अपन किसान भाई लोग कुछ लाभ उठा सकना। चूंकि देखें जौन अपन पौधा बा एक 16 पोषक तत्व का आवश्यकता होला, जोने में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जौन प्रकृति से प्राप्त होला। ई तत्व पौधन के लगभग 95% भाग में के निर्माण में सहायक होला। एकरे अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में लोहा, जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन तत्व पौधन के बढ़वार और उत्पादन में सहायक होला। बिल्कुल। देखें जब भी अपन किसान भाई लोग खरीफ के फसल का कटाई करत हो, मड़ाई करत हो, तो जड़ और तना पत्ती के रूप में जौन पादप अवशेष भूमि के अंदर और भूमि के ऊपर उपलब्ध है तो एके यदि लगभग 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के दर से मिट्टी पलटे वाले हल से या रोटावेटर से जुताई पलेवा के समय मिलाए देवल जाई। हाँ। तो जौन पादप अवशेष बा लगभग 20 से 30 दिन के भीतर जमीन में सड़ जाई। अच्छा। जौने से माटी में कार्बनिक पदार्थ और जौन अन्य तत्व बा उनकर बढ़ोतरी हो जाई। एकरे देखें फलस्वरूप फसल उत्पादन पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ला। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज अगर देखल जाए तो अच्छा प्रभाव के बाद तो हम लोगन कहत ही भैया। बाकी देखें जे भी ए तरह का अगर काम करता जिससे पराली जे जलावत है भैया, वो देखा जलौले से का होला ना कि जौन पौधा का जड़ बा, तना बा और भी पौधन का और पत्ती बा, जौन लाभदायक पोषक तत्व होला वो नष्ट हो जाला। बिल्कुल। जौन जैसे में ऐसन भी जीवाणु बाया हाँ। जौन अपने किसान भाई लोगन का मित्र होना, मित्र कीट जो निकल भैया। हाँ। तो देखा जौन मित्र कीट होला वो देखा जल के नष्ट हो जाला, जेकरे कारण से वातावरण पर, पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेला। बिल्कुल। धुआं उठी तो ओकर प्रभाव पड़बे करी। और एकरे साथ साथ जौन पशुओं का चारा होला भैया, देखा ओकर व्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेला। और इहो डर बना रहला कि भैया कि जौने समय पे हम पराली जलावत ही पता चला कि हम लोगन ध्यान ना देली जा हवा के माध्यम से जो नजदीक के अपन किसान भैया लोगन के खेत बा, खरियान बा या फिर आबादी बा, तो वहाँ भी देखा आग लगे की संभावना बढ़ जाला। बिल्कुल। देखा अगर जौन फसल अवशेष बा ओके अपन अगर किसान भाई लोग सड़ावल चाहत आया तो ओकरे बदे का करें कि देखा एक बोतल वेस्ट डीकम्पोजर हाँ। आवला, तो एक बोतल ले लें, ओके 200 लीटर पानी में 2 किलोग्राम गुड़ में मिलाए का घोल बनावा। एक घोल का प्रयोग 1 सप्ताह बाद फसल अवशेष पर एक संबंधित 3 के अनुपात में, यानी
पानी के साथ मिलाए के कर अगर छिड़काव करी हैं तो बेस्ट डीकम्पोजर का छिड़काव कैले से जौन फसल अवशेष बा वो कंपोस्ट खाद के रूप में परिवर्तित ही अपने फसलन के खातिर वो देखा काम करी। और जन कंपोस्ट का खाद होला भैया वो देखा भाई जाहिर से बात बा जन रासायनिक खाद बा उसे मतलब कई गुना फायदा होला। और एक चीज यो बाकी फसल अवशेष से जन बायोकोल बा, बायो CNG बा और बायो एथेनॉल बा का मतलब व्यवसायिक उत्पादन ऐसे कइल जा सकला भैया। बिल्कुल सही बात कहते हैं। और देखें फसल अवशेष प्रबंधन में प्रयोग हो वाला कई कृषि यंत्र भी बाया वो कृषि यंत्र का भी प्रयोग अपन किसान भैया लोग कर सकाना। बिल्कुल मैंने कुल मिला जुला के भैया यही कहेगा बा कि जेके अगर ज्ञान नहीं बा कि हम फसल अवशेष का करी तो देखा अपने जौन भी चाहे जे भी विशेषज्ञ और हम लोगों ने अपने किसानवाड़ी में तो समय समय पे तरह तरह के जानकारी सुनबे कैला विशेषज्ञ साहब लोगन का। बिल्कुल तो ओके सुनत रहे के चाहिए। बिल्कुल जब विशेषज्ञ का बात कैलन तो देखें आज भी एक बड़ी अच्छी जानकारी हम लोगों ने अपने कार्यक्रम किसानवाणी में शामिल कैले है। पराली प्रबंधन का विधि का बा एकरे बारे में जौन की डॉक्टर हरे कृष्ण मिश्र भैया हम इनकर जानकारी सुनल जाई। एकरे साथे साथे छठ गीत भी सुनल जाई माने एक याद उनकर ताजा कयल जाई। बिल्कुल और अगले साल खातिर के फिर से हम लोगन मनौती कर जी की माई ऐसे ही आवे ऐसी रौनक बरसावे तो छठ गीत भी होई और साथे भैया देखा बाजार भाव भी हम लोगन शामिल कैले हैं जा। और मौसम की अगर बात करल जाए तो आज की अगर मौसम की बात करल जाए तो देखिए न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जन रहा भैया 29 डिग्री सेल्सियस ही तापमान रहा। देखें बादल में माने बदरी आकाश में बना रही। एकरे साथे साथे कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकल है, हल्की बारिश हो सकल है। अगला जो आवे वाला समय बा काहे से कि 30-31 का समय बा इनमें जौन अपन किसान भैया लोग हम थोड़ा सा ध्यान रखी हैं काहे से कि मौसम विज्ञान का जौन वैज्ञानिक भैया लोग बाया वो ये कहले बा कि बारिश माने हो सकल है मध्यम से तेज बारिश। तो थोड़ा सा सावधानी अपन किसान भैया लोग बरती हैं। खास तौर से धान का कटाई बा मड़ाई बा उनमें थोड़ा सा अगर व्यवस्थित ढंग से ओके करी हैं तो ठीक रही। देखें अब हम लोगों थोड़ा सा कार्यक्रम के आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ावे के क्रम में ये जानल जाए कि पराली प्रबंधन के का विधिया बा डॉक्टर हरे कृष्ण मिश्रा उनसे हम लोगन मतलब जानकारी उनका लेहल जाए। बिल्कुल सुना जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ सामान्य जानकारियां आपको आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहली बात पराली क्या है। पराली जो है वो फसल अवशेष, चाहे आप उसको पराली कहें चाहे फसल अवशेष कहें। फसल अवशेषों में क्या क्या आता है। एक पौधा है जो किसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वैज्ञानिकों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उस पौधे के 3 पार्ट हैं मुख्य रूप से। एक उसका पार्ट है जो जमीन के नीचे है, सामान्यतः दिखता नहीं है, पौधे को खड़ा रखता है और पौधे को जो भी चीजें अपेक्षित हैं न्यूट्रिएंट और पानी वो उसको देता रहता है। उसके बाद पौधा धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ने के बाद जब उसकी वानस्पतिक वृद्धि खत्म हो जाती है तब उसकी जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो शुरू होती है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ही हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, तो उसी के लिए हम मुख्य रूप से काम करते हैं। जैसे धान में इस समय हम लोग देखें तो धान की बालियां बिल्कुल लटक गई हैं, बहुत सारे केस में पक गई हैं, कुछ में वो पकने वाली हैं। तो अब देखें हमारा 3 पार्ट हो गया पौधे का। एक तो जड़, दूसरा उसका तना और पत्तियां, तीसरा उसका अनाज। तो हमारा जो दायित्व है वो दायित्व ये है कि हम उसमें से अनाज को ले लें, अनाज को लेके अपने प्रयोग में लाएं। शेष जो दोनों हिस्से उसको हैं उसको हम धरती माता को या अपनी जमीन को ही समर्पित कर दें। उसको समर्पित करने का आशय ये है कि हमारी जो जमीन है, हमारी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से जीवंत है। मिट्टी को जीव माना जाता है, लिविंग बॉडी है मिट्टी। अगर यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये मानता है कि मिट्टी मृत है तो वो मृत नहीं है। उसकी डेफिनेशन में, उसकी परिभाषाओं में, उसके गुणों में उसको जीवंत माना गया है। और इवन आध्यात्म को भी देखें तो उसकी पूजा हम जीवंत रूप में करते हैं। तो वो जीवंत क्यों है उसको अगर हम एक वैज्ञानिक तथ्य उसके पीछे देखें तो एक चुटकी मिट्टी जो हमारी 3 उंगलियों से जिसको हम उठा लेते हैं वो लगभग 1 ग्राम मिट्टी होती है। 1 ग्राम मिट्टी में
10 लाख बैक्टीरिया हैं, इसको विज्ञान कहता है। अब देखिए 1 ग्राम मिट्टी में 10 लाख बैक्टीरिया हमारी समझ में नहीं आता है, हमारी समझ से परे है, लेकिन लेबोरेटरीज, हमारा विज्ञान, हमारे वैज्ञानिक उसी को प्रूव करते हैं। और यही कारण है कि हमारी मिट्टी जीवंत है, उसमें जीव है। तो जब 1 ग्राम मिट्टी में 10 लाख बैक्टीरिया हैं, 10 लाख माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, 10 लाख जीव हैं, तो उनको भोजन भी तो चाहिए। और भोजन वही उनका 2/3 भोजन है। अनाज के बाद जितना बचा वही उनका भोजन है। जड़ उसी में सड़ के रह जाएगी, वो उनका भोजन बन जाएगा। उसके ऊपर का जो तना है वो, उसको हमारी जिम्मेदारी है कि उसको ही भी हम जमीन को समर्पित करें। लेकिन हम कर क्या रहे हैं इस समय, हम करते क्या हैं, हम उस ऊपर के पार्ट को इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध, बिना किसी संवेदना के उसको हम जला दें। ये प्रवृत्ति हमें पिछले कुछ सालों में डेवलप हुई है, स्पेशली 2 दशकों में डेवलप हुई है, जो कि बहुत खराब प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति, यही हमारा यहाँ हम सब के उपस्थित होने का आशय है कि मिट्टी के ऊपर पौधे का जितना भी पार्ट है, उस पार्ट को हम बिल्कुल भी जलाएंगे नहीं। ये हो सकता है कि वो रबी में उसका डिकम्पोजिशन ना हो पाए। अभी हम उसका तरीका भी आपको बताएंगे कैसे डिकम्पोज होगा। वो हो सकता है कि डिकम्पोज ना हो पाए, लेकिन अगले आने वाले समय में डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने के बाद जो 1 ग्राम मिट्टी में 10 लाख बैक्टीरिया हैं, वो उन्हीं का भोजन बन जाएगा। और उनका भोजन बन जाने के बाद फिर हमारी मिट्टी फिर से रिजुविनेट कर जाएगी। अगर हम उसको जलाते हैं तो क्या हो जाता है, एक तो हमारा उनका फूड आइटम जल गया। दूसरी बात, जो हमारी ऊपर से 6 इंच मिट्टी है, 6 से 9 इंच मिट्टी, उसी में सबसे ज्यादा जीव है। वो पराली जलने के बाद जो हमारी जमीन में कुछ जीव थे वो भी सब जल गए। ऊपर का तो जला ही और जमीन भी जल गई। तो कहने का आशय ये है कि हमें इसको बिल्कुल नहीं जलाना है। अब हम इसके आपको फायदे, पहले हम आपको नुकसान बता देते हैं, इसके नुकसान क्या है। अगर हम अपने आध्यात्म में जाएं, हम अपने पुराणों में जाएं, हम अपने पौराणिक ग्रंथों में जाएं, तो आग को उससे अनुमति लेके प्रज्वलित किए जाने की व्यवस्था थी। अंधाधुंध आग का प्रयोग नहीं था। हमें अपने किचन में जलाना था तो भी हम पूजा करके, उसके बाद जहां कहीं भी हम अनुमति लेके जलाते थे। लेकिन आज हम लोग, हम आप सभी लोग उसमें शामिल हैं, हम लोग अंधाधुंध वर्क करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, जिसका वैज्ञानिक पहलू हमने आपको बता दिया। अब उसमें एक तो मिट्टी जल गई, दूसरा जीवांश, ऑर्गेनिक कार्बन एक शब्द होता है जिसको हम जीवांश कहते हैं, जो सड़ने के बाद मुख्य रूप से जीवाणुओं का खाना बनता है। वो जीवांश जो पहले से भी मिट्टी में था वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके खत्म होने पे क्या हुआ, एक तो हमारी जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी को धारण करने की क्षमता। पानी की धारण करने की क्षमता वो क्षमता है जो ऑर्गेनिक कार्बन पे मुख्य रूप से निर्भर करती है। ऑर्गेनिक कार्बन जला तो पानी की धारण करने की क्षमता मिट्टी की भी खराब हुई। उसके बाद जब वो खराब हो गई तो क्या हो गया, उसका एरेशन भी खराब हो गया। मिट्टी में भी देखिए, मिट्टी का कंपोजिशन अगर हम देखेंगे तो उसमें 25% पानी, 25% हमारा हवा और रिमेनिंग जो है उसमें हमारे मिनरल और जीवांश है। तो 25% हमने पानी की व्यवस्था खराब कर दी उसको जला के, और उसको जब हमने जला दिया तो 25% एयरेशन भी खराब हो गया। तो हमारे जीवाणुओं को एयर चाहिए था, हमारी जड़ों को हवा चाहिए थी, वो सब चीजें खराब हुई। तीसरी बात ये आती है कि हमारा जो भी, अभी हम पौधों को ग्रो करने की बात बाद में करते हैं। अभी हम इस समय सरसों की बुआई करेंगे, तोरिया की बुआई कर रहे हैं और गेहूं की बुआई करेंगे। जब हम गेहूं के बीज को डालते हैं, आप में सब जितने किसान हैं सब इस बात का अनुभव करते हैं। गेहूं के बीज को जब हमने डाला तो उसका एक साइंटिफिक रीजन है। गेहूं के बीज में 2 पार्ट होते हैं, अंग्रेजी में उनको वो रेडिकल और प्लूवियल कहते हैं। रेडिकल जो है वो पानी की खोज में नीचे जाता है। तो आप किसी भी गेहूं को जो आपने 10 दिन पहले डाला है, अगर आप उसको उखाड़ के देखेंगे, उस बीज को उठाएंगे, तो जो जड़ बनाने वाला पार्ट था उसकी जो वृद्धि है बहुत ज्यादा है। वो ऊपर के हिस्से से कम 10 गुना ज्यादा उसकी ग्रोथ है। क्यों ग्रोथ है?
उसकी ग्रोथ इसलिए है कि उसका ये कहना है कि मैं पहले जा रहा हूं पानी ढूंढने, जब मैं जमीन में पानी पा जाऊंगा उसके बाद फिर प्लूमेल को आपको ऊपर जाना है। हमने किया क्या, हमने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को खराब कर दिया और जनपद सोनभद्र जैसे जनपद में सिंचाई के उचित साधन नहीं। मैं आपको फिर से बताऊं, बेसिकली मैं सेंट्रल यूपी का रहने वाला हूं, वहां पे आप 25 फीट पे आप पानी पा जाते हैं। वहां पे जो ये आप सबमर्सिबल यहाँ लगाते हैं, वहां सबमर्सिबल नहीं लगता है, ऊपर ही फैन होता है, सीधे पानी उठा लेते हैं। तो कहने का आशय यहाँ पे ये हुआ कि वो पानी ढूंढने गया और पानी ढूंढने जाने के बाद 21 दिन के अंदर, देखिए इसीलिए गेहूं में पहली सिंचाई 21 दिन पे हम करते हैं। क्यों करते हैं कि 21 दिन में उस रेडिकल की ग्रोथ पूरी हो चुकी होती है, पानी ढूंढने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटा पे पहुंच चुका होता है। अगर उसको पानी नहीं मिला, इसलिए वैज्ञानिक रूप से वो CRI स्टेज है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, उस स्टेज पे हमको पानी दिए जाने की सख्त जरूरत होती है। गेहूं में 6 पानी की जरूरत है, लेकिन अगर 6 पानी में हमको एक भी पानी उपलब्ध है तो उस पानी को हम 25 से लेकर 30 दिन के बीच में दे देंगे या 5 दिन और उसको डिले कर सकते हैं। अदरवाइज वो जो नीचे गया है पानी ढूंढने, वो खराब हो जाएगा और हमारी फसल भले ही ऊपर आ जाए लेकिन उसमें उत्पादन हम अच्छा नहीं पाएंगे। एक और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक आंकड़ा ये कहता है कि अगर 25 दिन के बाद हम जितने दिन पहले पानी को डिले करते हैं, उतने परसेंट हमारी जो प्रोडक्शन है 1% के हिसाब से वो गिरता चला गया। मैं शायद अपनी बात आपको कह पाया, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, पराली नहीं जलाना है। इसलिए नहीं जलाना है, हमें अपने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, अपने एयरेशन को बढ़ाना है, अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बचाना है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात पे हम और आते हैं आपके कि अगर हम देखें हमारा रबी का सीजन है, मैं बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स आपको बता दूंगा जिसमें विज्ञान बहुत हायर लेवल पे इन्वॉल्व है, लेकिन आपकी एक्टिविटीज बहुत ही ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व है। जैसे सरसों को आप अभी बोएंगे, सरसों को बोने के बाद जब आपकी सरसों 1 फीट की हो जाए, 1.5 फीट की, आपको इसे समझना है। जब वो 1.5 फीट की हो जाती है तो आपको एक पतली सी डंडी लेके उसका टिप तोड़ देना है, ऊपर का जो पोर्शन है उसको तोड़ देना। उसको तोड़ देने से क्या होगा, मैं वैज्ञानिक भाषा में भी आपको बता दूं, जितने भी मस्टर्ड या क्रूसीफेर स्टॉक्स हैं उसमें एपिकल डोमिनेंस होता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब वो सीधे ऊपर को बढ़ती हुई भागती है। जब हम तोड़ देते हैं तो साइड से भी शाखाएं निकलती हैं और उनपे फ्लावर्स, फूल और उनपे फलियां बनती हैं। तो आपको क्या करना है, जब 1 से 1.5 फीट का हो जाए तो आप जितनी भी आपकी फसल है उसको ऊपर से उसी डंडी से तोड़ देना। मैं आपको बता दूं, कम से कम 10 से 15% आपकी उपज बढ़ जाए। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये, जो आप लोग सामान्यतः जिसको समझते नहीं है उसको भी मैं बता दूं, जब आपके फ्लावरिंग हो, कोई भी फ्लावरिंग क्रॉप हो, चाहे वो अलसी हो, चाहे वो मस्टर्ड हो, चाहे कोई भी फसल हो, फ्लावरिंग क्रॉप्स में एक कीड़ा हमारा है, वो कीड़ा बहुत ही अहम का है। उस कीड़े को हमें बचाना है। उस कीड़े का नाम है मधुमक्खी। मधुमक्खी से होता क्या है कि वो विजिट करती है और अनजाने में हमारे उत्पादन को बढ़ा देती है। अनजाने में कैसे बढ़ाती है, एक्चुअली उसका जो भोजन है वो हमारा जो फूल है, कोई भी फूल हो, उसके फूल पे पेटल्स जहाँ पे जुड़े हुए हैं, जहाँ पे उसका नर पार्ट है और मादा पार्ट जहाँ पे जुड़े हैं, और उसका जो फूल का पार्ट है जहाँ जुड़ा है, वहां पे मकरंद की ग्रंथियां हैं। उन ग्रंथियों से वो मकरंद को प्राप्त करता है। और अगर आप उसको उस बीच में डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब कैसे करते हैं हम, फ्लावरिंग स्टेज में अगर हम पेस्टिसाइड के स्प्रे कर रहे हैं, सामान्यतः खूब होता है इस समय, खूब करते हैं स्प्रे, आपको उस बीच में रोकना है। जब फ्लावरिंग में अच्छी हमारी फसल हो, आपको पेस्टिसाइड के स्प्रे रोकने, एक ये बात हो, उसको आप रोक देंगे तो मैक्सिमम मधुमक्खियां आपके फ्लावर्स को विजिट करेंगी और पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। आपका उत्पादन कम से कम 10 से 15% बढ़ जाएगा। ये आंकड़ा मैं बताऊं, ये आंकड़ा एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का है, इंडियन इंस्टीट्यूट का नहीं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है उसका है। तो दूसरी बात आपको ये करनी,
तीसरी बात आपको ये करना है कि चयन, बीज का चयन बहुत अच्छा करना है। बीज का चयन अच्छा करने के पीछे ये लॉजिक है कि बीज ही पूरी फाउंडेशन है क्रॉप की। पूरा देखिए 1.5 से 2 फीट का पौधा बन जाता है केवल और केवल आधे ग्राम बीज के कारण। और कुछ बीज तो ऐसे हैं आधे ग्राम में 20 ठू चलते हैं, जैसे सरसों का बीज है, आधे ग्राम में 20-25 बीज चलता है। तो बीज का चयन बहुत अच्छा करना है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो मुन्ने भैया देखिए, अभी हम लोग संदेश सुन ली हजा और उससे पहले जो जानकारी लेते रहिए पराली प्रबंधन की विधियां के बारे में डॉक्टर हरे कृष्ण मिश्र जी से जो जानकारी मिलल है, निश्चित तौर पे ये जानकारी के जे भी सुन लो कहीं ना कहीं फायदा ही साबित हुई, बस उसका सही अगर तरीका जानल जाए तो बिल्कुल लाभ उठाई। भैया के दही जा धन्यवाद। बिल्कुल। देखें आज हमारे हाथे में राउतगंज सब्जी मंडी का बाजार भाव भी आई गल है। बाबूलाल मौर्य भी अपन जो पाती बा तो जान भेज दिले हम तो बताए देते। देखें आलू जो लाल बा वो 1800 से 1900 रुपया कुंटल, आलू सफेद 1700 से 1800 रुपया कुंटल, बैगन 2500 से 2800 रुपया कुंटल, लौकी 800 से 1000 रुपया कुंटल, नेनुआ 2000 से 2200 रुपया कुंटल, पालक 1800 से 2000 रुपया कुंटल, मूली 1500 से 1800 रुपया कुंटल, करेला 2500 से 2800 रुपया कुंटल और कोहड़ी 1500 से 1600 रुपया कुंटल, बोड़ा 1500 से 1800 रुपया कुंटल, टमाटर 2500 रुपया से 3000 रुपया कुंटल, फूल गोभी 1500 से 2000 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी 1800 से 2000 रुपया सैकड़ा, हरा मिर्च 2000 से 2500 रुपया कुंतल, हरी धनिया 10,000 से 12,000 रुपया कुंतल, प्याज जौन बा 1000 से 1200 रुपया कुंतल, लहसुन 3000 से 4000 रुपया कुंतल, और जो नींबू रहल आज राउतगंज सब्जी मंडी में वो 150 रुपया से 200 रुपया सैकड़ा रहला। तो बाबूलाल भैया के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा और अपने विशेषज्ञ साहब की जो जानकारी ला उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। हम लोगों तो देवे करी, लेकिन शारदा सिन्हा बहन के गावल मतलब हम लोगों के बीच में तो ना है शारदा सिन्हा बहन, लेकिन कल जला ना कि आवाज ही हमार पहचान है, अमर है भैया। तो इन्हीं के गावल एक छठ गीत हो जाओ तो सुन लो। छठी मैया
तो मुने भैया देखा शारदा सिन्हा बहन के गावल हम लोगन छठ गीत भी सुन लीजा और आप अपने किसानवाड़ी बैठकी के समय भी कह रहल बा कि अपन त देखभाल करल जाए, साथे साथे जो गुरु चौवा हुआ उनका भी ध्यान रखल बहुत जरूरी बा। वो देखे अनबोलता प्राणी हुआ, कौन रोग दुख बा वो नहीं बता सकता, हम लोगन के महसूस करे के जरूरत बा। बिल्कुल उनके भावना के समझे का जरूरत बा। एकदम। अब धीरे धीरे अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम का जो समय बा हो चलल बा, अपने किसान भैया लोगन से विदा लेवल जाए। तो चले के तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।